कवर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्नाटक की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मांड्या में रोड शो करके चुनावी महासमर की शुरुआत की और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उस पर करेंगे बात, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा यादव। बिल्कुल, दूसरी बड़ी खबर जिसकी बात होगी वो है बीजेपी का 2024 के लिए मेगा प्लान। और इसी मेगा प्लान के साथ बीजेपी ने कमर कस ली है 2024 के लिए। यूपी में 80 सीटों के लिए भी प्लान तैयार हो चुका है। यूपी का क्या है ये प्लान, इस पर दूंगी आपको आगे विस्तार से जानकारी, लेकिन अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी सुरभि। तो तीसरी बड़ी खबर मैं आपको विस्तार से जानकारी इस पर दूंगी। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और साथ ही इस कार्यक्रम में और क्या कुछ अहम और क्या कुछ खास नजर आए ये भी बताएंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर जानिए मेरी सहयोगी करिश्मा से। देखिए, 4 की बार में जो चौथी बड़ी खबर होगी वो अतीक की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी हुई होगी, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम अब घोषित किया गया है। साथ ही अतीक के करीबी नफीस के ईटन रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। आगे भी अब कार्रवाई जारी है। इससे जुड़ी अपडेट आगे भी आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन अब बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। मेरी सहयोगी महिमा आपको बताएंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर अब हम आपको बताएंगे। और ये बड़ी खबर दरअसल दिल्ली में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पीएमएलए के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। एक्ट के खिलाफ कोर्ट जा सकते विपक्षी दल। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ये बैठक बुलाई है और आपने देखा इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पीएमएलए के मुद्दे को लेकर चर्चा, इस मीटिंग में होने वाली एक्ट के खिलाफ कोर्ट विपक्षी पार्टियां जा सकती है। और आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर ये बैठक बुलाई है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाती, क्योंकि विपक्षी दल इस बड़ी बैठक में शामिल होने वाले विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक है। तो बता दें आपको पीएमएलए के मुद्दे को लेकर चर्चा मंथन इस बैठक में होगा और एक्ट के खिलाफ कोर्ट विपक्षी जा सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है और यहाँ पर जो तमाम विपक्षी दल हैं, जो जहाँ पर इस वक्त विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। अमित जी हमारे साथ में इस वक्त है, कंसल्टिंग एडिटर। अमित जी, इस चर्चा को अगर देखते हैं तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लगातार ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी बाकी और पार्टी का समर्थन जुटाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है, खासतौर से जो ईडी का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उस एक्ट के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने कुछ ही दिन पहले उस एक्ट को और मजबूत किया है, जिसमें राजनेताओं के साथ साथ नौकरशाह और एनजीओ को भी शामिल किया है कि ईडी किसी के ऊपर छापामारी कर सकती है, उसके आय का स्रोत पता कर सकती है। तो इससे विपक्ष में एक हड़कंप है और लगातार आप देख रही हैं कि विपक्षी दल इसके निशाने पर हैं। मनीष सिसोदिया के कविता, उधर सीबीआई में लालू यादव का कुनबा, ईडी में लालू यादव का कुनबा। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि ये दबाव की रणनीति है जो सरकार हम पे डाल रही है। और आपने देखा होगा कि 9 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। अब कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से विपक्षी दलों के जो शासित प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। खासतौर से मैं बताऊं, इसमें कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। अब ये डिपेंड करता है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस इस मुहिम का हिस्सा बनती है। अगर बनती है तो विपक्षी एकता की जो बात लगातार कांग्रेस और विपक्ष कर रही है उसकी एक शुरुआत हो जाएगी। यही नहीं, कल कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक मंच बनाया है इंसाफ के सिपाही का। वो इस पीएमएलए एक्ट पर जो विपक्षी दल के मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दल जो है उसको एकजुट करके और कोर्ट जाने की पूरी रणनीति बना रहे हैं। तो पीएमएलए एक्ट के खिलाफ विपक्ष पूरा एकजुट है। संसद में विपक्षी दल के 17 जो नुमाइंदे हैं, 17 दल हैं, वो कल सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और वहीं कुछ दिन में जो ये मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, अरविंद केजरीवाल जिसको बुला रहे हैं, वो कोर्ट जाने की तैयारी में है कि आखिर ये जो दुरुपयोग है ये क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सीईसी के मामले में कोर्ट का जो फैसला आया उनकी नियुक्ति को लेकर, तो विपक्ष के हौसले उससे बढ़े हुए हैं। उनको लगता है कि ईडी और सीबीआई पर भी इसी तरह कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई शिकंजा कसा जाना चाहिए, ताकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को बराबर के नजरिए से देखे और ईडी या सीबीआई की जांच सिर्फ विपक्षी नेताओं पर न हो। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, और इस पूरी खबर को लेकर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। आप रिपोर्ट देखिए। तो बता दें आपको कि कर्नाटक के मांड्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। रोड शो की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन कर्नाटक पर प्रधानमंत्री मोदी
पुष्प वर्षा उन पर की गई, जमावड़ा यहां पर लोगों का लग गया और उसके बाद फिर 16,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार उनकी तरफ से किया गया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी प्रधानमंत्री मोदी ने साधा। साल 2024 के चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बीजेपी बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद किया और जमकर वार किया कांग्रेस पार्टी पर। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर और दूसरी बड़ी तस्वीर बड़ी सौगात की, जिसका जिक्र कुछ देर पहले कर रहे थे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन इसी बीच इस एक्सप्रेसवे को लेकर भी लगातार सवाल यहां पर कुछ विपक्षी पार्टियां खड़ा कर रही थी कि कुछ किलोमीटर का कार्य अधूरा रह गया है, उसके बावजूद उद्घाटन किया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना प्रधानमंत्री मोदी ने साधा और कहा कि जनता यानी कि लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और यही आशीर्वाद लोगों का मेरे लिए सुरक्षा कवच है। फिलहाल तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट और वहां पर जो जमावड़ा वहां पहुंचा था, लोग वहां पर पहुंचे थे, जनसैलाब उमड़ा था, लोगों ने अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन किया और बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। मांड्या से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास रखा है। कर्नाटक को सौगात, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इसके अलावा भी न सिर्फ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया बल्कि कई ऐसी परियोजनाएं थी जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है और तकरीबन 16,000 करोड़ की सौगात कर्नाटक के लोगों को। मिशन कर्नाटक पर पीएम मोदी। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें, कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है, मोदी गरीबों के लिए काम करने में व्यस्त। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। पूजा देखिए, बिल्कुल यहाँ ये बड़ी खबर इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला कांग्रेस के ऊपर जबरदस्त तरीके से और कहा कि लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए सुरक्षा कवच है। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि एक लोगों की जो सिंपैथी है वो जुटाने की भी कोशिश की जा रही है कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं लेकिन मैं जनता के आशीर्वाद के साथ में आपके लिए काम करता रहूंगा। के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। देखिए, बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है और अब यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए प्लानिंग हो रही है। बीजेपी यूपी में करीब 2.25 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बना रही है। क्या है बीजेपी की यूपी को लेकर पूरी तैयारी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 80 सीटों का प्लान, हर पॉइंट पर ध्यान, सोशल मीडिया से लेकर बूथ तक। बीजेपी का फोकस महिलाओं और यूथ तक। 2024 के लिए तैयारी किस पर पड़ेगी भारी? उत्तर प्रदेश में अब किसी भी वक्त नई कार्यकारिणी का गठन हो सकता है। बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। बूथ के एक कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हर किसी की जिम्मेदारी फिक्स होगी। प्लानिंग ऐसी की जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का संदेश सीधे बूथ अध्यक्ष तक पहुंचेगा। बीजेपी पहली बार 1.5 लाख सिम बांटने जा रही है। इतना ही नहीं, करीब 2.25 लाख व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए व्यूह रचना तैयार होगी। हर केंद्रीय मंत्री की तय होगी जिम्मेदारी। एक मंत्री को 3 से 4 सीटों की जिम्मेदारी। यूपी में इस साल के आखिर तक मोदी की 15 रैलियां। 2019 में हारी हुई सीटों के लिए अलग रणनीति। हर बूथ पर बनेगी 14 सदस्यीय कमेटी। पन्ना प्रमुखों, बूथ अध्यक्षों और विस्तारकों को मिलेगी जिम्मेदारी। वाराणसी में तेजस्वी सूर्या करेंगे युवा महाकुंभ। 14 लोकसभा सीटों को लेकर खास प्लानिंग। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी। बीजेपी 71 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था।
लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के चलते बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया था। ऐसे में बीजेपी गठबंधन को 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही मिली थी। इस तरह से 2014 की जीती अपनी 9 सीटें 2019 में गंवा दी थी। अब यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप के लिए तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सीआईएसएफ के उन जवानों के बारे में, क्योंकि सीआईएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ की परेड की सलामी भी ली और साथ ही हैदराबाद की सीआईएसएफ कैंप का जायजा भी किया उन्होंने। और वहीं सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने फोटो भी खिंचवाई और इस दौरान अमित शाह ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की, संबोधित भी उन्होंने किया और साथ ही अमित शाह ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने आगे इस बात का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का विजन पेश किया है, जिसके लिए बंदरगाह, हवाई अड्डे और साथ ही सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। सीआईएसएफ उनकी सुरक्षा करेगा, जैसा कि वे पिछले 53 वर्षों से करते आ रहे हैं। और ऐसे में अमित शाह की तरफ से सीआईएसएफ का हौसला और बुलंद किया गया, हौसला अफजाई की गई, उनकी तारीफ की गई और साथ ही साथ इस बात का जिक्र किया गया कि सीआईएसएफ हमेशा से अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं और ऐसे में हमने मनोबल उनका देखा है कि किस तरीके से उनका मनोबल ऊंचाइयों पर हमेशा बुलंद नजर आता है। देश के आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि सीआईएसएफ के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक सबने 53 सालों में सीआईएसएफ की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर, परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। इस डिजिटल युग में सीआईएसएफ ने अपने हितधारकों को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करने की एक परंपरा निभाई। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है, उसको अभेद बनाने का काम सीआईएसएफ ने किया है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि गृह मंत्रालय भी आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट कर आने वाले समय की चुनौतियों को, इसका सामना करने के लिए सीआईएसएफ को सभी तकनीक से सुसज्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार की है। तो सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन जारी किया और इसके बाद अब अगली बड़ी खबर जानिए मेरी सहयोगी करिश्मा से। देखिए, अगली बड़ी खबर 4 की बार में आपको बता रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई लगातार इस पूरे मामले में एक्शन अब तेज हो चुका है। अतीक की पत्नी पर पुलिस ने रखा इनाम, शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की तलाश अब तेज कर दी गई है। मां और बेटे की पुलिस अब तलाश भी कर रही है। तो बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, क्योंकि शाइस्ता वो शख्स जो वीडियो में भी दिखाई दी, बल्ली से मुलाकात करते हुए शाइस्ता दिखाई दी थी। ऐसे में संदेह के दायरे में शाइस्ता इस वक्त है और उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। ऐसे में लगातार धरपकड़ जारी है आरोपियों की। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 2 एनकाउंटर्स भी हुए हैं। कुछ की लोकेशन नेपाल ट्रेस हुई, जहां पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। कुछ की गुजरात में, वहां पर भी टीम पहुंची है, जहां पे अतीक से पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शाइस्ता की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। 25,000 का इनाम घोषित किया गया है।
तो उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को अब तक देखिए कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 लोग यानी कि उस्मान और अरबाज को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। वरना उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर फरार बदमाशों की तलाश अब जारी है और ये फहरिस्त काफी लंबी है। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि शाइस्ता किस तरीके से अतीक के गुर्गों के साथ मिलती हुई दिखाई दी। ऐसे में अभी तक शाइस्ता परवीन लापता है, जिसकी तलाश अब तेजी से की जा रही है। इसके साथ साथ अतीक के बेटे असद को भी हत्याकांड में खोजा जा रहा है, जिस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया। इन सब के बीच पुलिस लगातार अतीक के गुर्गों और उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। बताया जा रहा है कि अतीक के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी चल रही है और अतीक के साथ उसके गुर्गों का क्राइम हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। तो संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अतीक के गुर्गों के खिलाफ एक्शन अब तेज है। एसटीएफ के पास 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री है। अतीक के 13 रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं। क्राइम कुंडली के आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी। 187 आपराधिक केस अतीक के खिलाफ अब तक दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब जो अतीक के रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। उनकी भी संपत्तियों की कुर्की की अब तैयारी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में लगातार एक्शन जारी है, लेकिन पुलिस को अब तक गुनहगारों तक पहुंचने में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके साजिश के तौर पर अतीक के परिवार से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तार अब ऐसे में कहां जुड़ रहे हैं, उसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने शूट आउट से पहले शूटर से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि साबिर नाम के शूटर से शाइस्ता परवीन दिखाई दे रही है, उसके साथ नजर आई। तस्वीर आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। बल्ली नाम के शूटर से मिलने फिलहाल आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन गई थी, जानकारी मिल रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतीक की पत्नी का नया वीडियो निकलकर सामने आया। शाइस्ता परवीन शूटर के साथ आपको उधर दूसरी तस्वीर में नजर आएगी। शूटर साबिर के साथ भी शाइस्ता आपको नजर आ रही तीसरी तस्वीर। और उधर आपको ये भी बता दें कि शूटर बल्ली के घर पर शाइस्ता गई थी। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, जो कि नया सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया। देखिए, लगातार माफिया अतीक अहमद के खिलाफ में कार्रवाई जारी है, शिकंजा कसा जा रहा है। और इस बीच जानकारी है कि ईडी का एक्शन भी जारी है। माफिया अतीक की 8 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। वहीं यूपी प्रशासन ने 1063 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। यूपी में माफिया के खिलाफ में लगातार एक्शन जारी है। उसके करीबियों के खिलाफ में भी लगातार कार्रवाई चली। आपने देखा, इससे पहले बुलडोजर वाला एक्शन चला और अब संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं। इस बार अतीक की 8 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया। उसकी कमर तोड़ने के लिए लगातार उसके खिलाफ में एक्शन चला। एक तरफ जहां साबरमती जेल में जाकर उससे टीम पूछताछ करेगी और रवाना हो गई टीम एसटीएफ की सुबाई, और अब वहां पर एक तरफ जहां उससे पूछताछ होगी, वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे को तलाशा जा रहा है और तीसरी बार उस पर मारी जा रही है। उसकी संपत्तियों को जब्त करके लगातार अतीक के खिलाफ में एक्शन चल रहा है। उसके गुर्गों की भी धरपकड़ जारी है, साथ ही साथ उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है और बुलडोजर के जरिए अवैध संपत्तियों को गिराया भी जा रहा है। तो साथ ही लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना सियासी समीकरण सेट करने में जुट गई हैं और इसी कड़ी में अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 2 दिन की अमेठी दौरे पर। करीब 2 दशकों तक गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी में भगवा फहराने वाली बीजेपी की स्टार नेता और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को एक बार फिर अमेठी वासियों की याद आई है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी 2 दिनों के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में हैं, जहां वे अमेठी वासियों से मुलाकात कर रही हैं, उन्हें सौगात दे रही हैं, उनका दर्द बांट रही हैं। हालांकि सांसद होने के नाते स्मृति का ये हक भी है और फर्ज भी कि वो अमेठी वासियों का हालचाल जाने, लेकिन लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उनके दौरे को लेकर सियासत गर्म है। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिले में कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के दौरे के विरोध में पोस्टर लगवाए। कांग्रेस की ओर से लगवाए गए पोस्टर में स्मृति ईरानी की सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए फोटो के साथ सिलेंडर वाली सांसद वापस जाओ, गैस के दाम पर काबू पाओ के साथ ही जय कांग्रेस तय कांग्रेस का नारा भी देखने को मिला। वहीं स्मृति ईरानी के दौरे से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए थे।
हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा और मैं अमेठी की जनता से कहूंगा कि ये सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली से भावनात्मक रिश्ता रहा है। रायबरेली में सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीत रही है, लेकिन बगल की ही अमेठी सीट पर सियासी रंग उस वक्त बदला जब 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने शिकस्त देकर गांधी परिवार के अभ्युदय दुर्ग माने जाने वाली अमेठी में भगवा लहरा दिया। अब जब 2024 का रण सज चुका है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्मृति ईरानी जनता के बीच अपना विश्वास दोबारा कायम रख पाएंगी या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल कर पाएगी। साथ ही दिलचस्प होगा समाजवादी पार्टी का दखल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।